नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने बात करी थी कि हम अपनी आगे की क्लासेस प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत, ये पॉलिटी की शुरुआत। पिछली क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। पिछली क्लास में हमने क्या समझा था? हमने समझे थे कुछ टर्म्स, हमने देखे थे कुछ शब्दों को समझा था, जिनमें से पहला था सरकार। सरकार क्या है, उसके अंग क्या कौन कौन से हैं, सरकार जैसी एक व्यवस्था, एक तंत्र हमें क्यों लाना पड़ा, इसको हमने समझा। उसके बाद हमने क्या समझा? उसके बाद हमने समझा कि अगर सरकार निरंकुश होने लगे तो उसको सीमित करने के क्या क्या उपाय हैं। इसी क्रम में हमने समझा संविधान, इसी क्रम में हमने समझा संविधानवाद, इसी क्रम में हमने समझा विधि का शासन। तो आज से जो हम विधिवत क्लास की स्टार्ट करेंगे, जैसा कि होता है, पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। किससे? प्रियम्बल से। प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका, कुछ लोग इसे प्रस्तावना, उद्देशिका, आप कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि मैं आपको पूरा रटा दूं, हम भारत के लोग और ये पूरा जो लिखा हुआ है। दूसरा, हम इसको समझ लें कि इसमें जो जो शब्द लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है, एक तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे से समझें। तो सबसे पहली जो चीज है प्रियम्बल। प्रियम्बल दरअसल संविधान का दर्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रियम्बल माना जाता है संविधान का दर्शन। दर्शन मतलब क्या हुआ? देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है फिलॉसफी और एक शब्द है दर्शन। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, फिलॉसफी जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है फिलॉस प्लस सोफिया, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? फिलॉस मतलब होता है ज्ञान और सोफिया मतलब प्रेम। अर्थात फिलॉसफी का अर्थ हुआ कि फिलॉसफी मीन्स ज्ञान से प्रेम। एक व्यक्ति जो बहुत क्यूरियस है, चीजों को जानना चाहता है, हर चीज समझना चाहता है, हर चीज सीखना चाहता है, भरा हुआ है, क्यूरियस है, ज्ञान के प्रति लगाव है, प्रेम है, इस तरह का व्यक्ति है, इस तरीके की बातें, ये फिलॉसफी वर्ड का मतलब हुआ। दूसरा शब्द जो है वो है दर्शन। दर्शन दरअसल संस्कृत के जिस धातु से निकला है, दृश्य अर्थात देखना। तो ये जो इसका मूल अर्थ होता है, ये एक देखना होता है। आई मीन दर्शन का जो अर्थ होता है, देखना मतलब एक पर्सपेक्टिव देना, एक नजरिया देना, एक दृष्टिकोण देना। तो जब हम बात कहते हैं कि प्रियम्बल, प्रियम्बल जो कि संविधान का दर्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रियम्बल, जब हम कभी संविधान की कोई व्याख्या करेंगे, कोई चीज हमें संविधान में नहीं समझ में आ रही, उसको किस नजरिए से देखा जाए, किस तरह से उसकी व्याख्या की जाए, तब हम प्रियम्बल या प्रस्तावना की सहायता लेंगे। हम प्रियम्बल की दृष्टि से देखेंगे कि संविधान में लिखे हुए शब्दों का क्या मायने हैं, क्या अर्थ उनके निकलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि संविधान, प्रियम्बल संविधान का दर्शन है। अब दूसरी चीज क्या क्या है इसमें, तो इसको समझ लेते हैं। पहली चीज तो है जिससे शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। ये बात कही गई है ना, समझते हैं। हम भारत के लोग, और क्या क्या संविधान बात करता है? पहला तो ये हम भारत के लोग, प्रस्तावना हमारा। ठीक, इसमें जो दूसरी चीज है वो न्याय की बात करी जा रही है, जस्टिस आप कह लीजिए, न्याय। किस तरह का न्याय? तो उसमें पहला न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा क्या प्रस्तावना हमारी बात कर रहा है? दूसरा बात कर रहा है लिबर्टी, यानी क्या? स्वतंत्रता। किस तरह की स्वतंत्रता? तो पहले तो हम बात कर लेंगे विचार की स्वतंत्रता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता जिसे बिलीफ, आस्था, आस्था की स्वतंत्रता, और दूसरा उपासना, उपासना मीन्स वर्शिप, इसकी स्वतंत्रता। तीसरा जो बात कर रहा है वो इक्वेलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समानता की बात करता है प्रस्तावना। किस तरह की समानता?
तो समानता की जो बात करता है उसमें से पहला है आपका अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। अब और क्या बात करता है? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात करता है। बंधुत्व, एकता, अखंडता। देखिए ये चार चीजें, और इससे पहले जो बात वो करता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को क्या किस तरह का बनाना चाहते हैं? एक संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। फिर लोकतांत्रिक। उसके बाद गणराज्य। हम ये भी देखेंगे कि ये दोनों शब्दों का क्या मतलब है और ये दोनों ही क्यों शामिल किए गए। तो कुल मिला के जो मामला है, कुल मिला के आपकी प्रस्तावना ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एक ऐसा बनाना चाहते हैं हम भारत को। और दूसरा, जहां पर क्या होगा? जहां पर न्याय होगा। एक ऐसा भारत हम बनाएंगे जहां पर न्याय होगा। किस तरह का न्याय? सामाजिक न्याय। किस तरह का न्याय? आर्थिक न्याय। किस तरह का न्याय? राजनीतिक न्याय। और क्या होगा उस भारत में? उस भारत में स्वतंत्र होगा हर व्यक्ति। किस तरह की स्वतंत्रता होगी? वो किसी भी तरह के विचार रख सकता है, वो किसी भी तरह की अभिव्यक्ति कर सकता है, उसके विश्वास कुछ हो सकते हैं, उसकी आस्था, उसकी स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। फिर हम किसकी बात करते हैं? भारत कैसा बनाएंगे हम? जिस भारत में समानता होगी। किसकी समानता? अवसर की समानता। फिर हम किस तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं? जहां पे बंधुत्व हो, एकता हो, अखंडता की बात हो। इस तरह का हम भारत का निर्माण करेंगे। तो कुल मिला के जो प्रस्तावना जो बात कर रहा है, जो प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, वो कुल मिला के इतना है। बाकी आप अगर रटना चाहें तो पूरी की पूरी प्रस्तावना आप रट सकते हैं, लेकिन कितना रटेंगे? रटते रहेंगे, बहुत कुछ है रटने के लिए। इस तरह मेरा मानना है कि आप इस तरह से चीज़ों को याद करिए, शब्दों को उनके समझिए, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेंगी, क्योंकि समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। रटते कब तक रहेंगे? अब हम इसके मुद्दे समझते हैं, है ना। प्रस्तावना तो हमने देख लिया, अब इसमें आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो पहला जो इसका मुद्दा हम देखेंगे, जो वर्ड है हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना बात करता है ना, हम भारत के लोग। देखिए पाकिस्तान का जो संविधान है ना, उसकी शुरुआत पता किस तरह से हो रही है? बिस्मिल्लाह रहमानी करके। क्यों नहीं भारत के प्रस्तावना की शुरुआत या संविधान की शुरुआत ओम नमः शिवाय या जय पहाड़ी वाले बाबा करके हुई, या जय श्री गणेशाय नमः हमने किया, और फिर हमने प्रस्तावना या संविधान लिखना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग, इसका महत्व है। ये जो संविधान है, ये जो प्रस्तावना है, ये कौन बना रहा है? ये हम बना रहे हैं। अर्थात जो अंतिम शक्ति का स्रोत है वो हम। इस हम में कौन कौन आता है? क्या इस हम में कोई धर्म विशेष के लोग आएंगे, या इस हम में कोई जाति विशेष के लोग आएंगे, या इस हम में कोई पंथ विशेष के लोग आएंगे, या इस हम में कोई क्षेत्र विशेष के लोग आएंगे? नहीं, इस हम में हम सभी आएंगे। इस हम में न कोई धर्म होगा, इस हम में न कोई जाति होगी, इस हम में न कोई भाषा होगी, इस हम में न कोई जेंडर होगा। इस हम का मतलब है सब। हम जितने भारतीय हैं, हम सब ने मिलकर बिना किसी धर्म जाति भेदभाव के सभी ने सम्मिलित होकर इस संविधान का निर्माण किया है। देखिए होता क्या था ना, एक शब्द है विधि, जिसको हमने समझा था। विधि जो है, हर समाज विधियां बनाता है। विधियां क्यों बनाता है? ताकि नागरिकों को उनके जीवन को नियंत्रित किया जा सके और वो उद्दंड ना हो सके, या एक दूसरे को, जैसा हमने समझा था स्टेट ऑफ नेचर एक व्यवस्था समझी थी हमने, कि वहां पर स्वार्थी होता है मूलतः और अपने ही स्वार्थ के बारे में वो सोचता है, और तो धीरे धीरे हितों का टकराव होता है और एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जहां हर वक्त मार काट ही मची रहती है। इसलिए हम विधियां और नियमों का निर्माण करते हैं। अब आप समझिए, विधियों का निर्माण हर समाज में होता है। जैसे एक समाज है राजतंत्र, है ना, इस समाज में राजतंत्र है।
अब यहां पर जो विधियां बनेंगी वो कौन बनाएगा? वो राजा बनाएगा। कौन बनाएगा? राजा। राजतंत्र में जो भी विधियां बनेंगी वो राजा बनाएगा। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि राजा या तो बहुत समझदार हो, जैसा द प्रिंस है ना, और बहुत ही विवेकशील हो। राजा भावुक भी तो हो सकता है। राजा ये जरूरी नहीं कि वो सारी विधियां बनाएगा जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। कहते हैं ना कि टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका माना नहीं जाता। दूसरा मान लीजिए धर्मतंत्र। यहां पर विधियां धर्म के अनुसार, धर्म के जो अवलंबी होंगे उनके द्वारा बनाई जाएंगी, जो धर्म से संबंधित लोग होंगे उनके द्वारा। जैसे भारत में एक हम देखते हैं विधि मनुस्मृति। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि यहां पर भी भेदभाव की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक भूभाग है, ठीक, यहां पर कई धर्म के लोग हैं। अब इसमें एक धर्म जो है वो बहुमत में है। अब जब नियम और कानून बनेंगे तो इस धर्म के लोग विधियां बना रहे हैं जो बहुमत में है, तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि जो बाकी अल्पमत के लोग हैं इनके हितों की रक्षा कम होगी या इनके हितों के साथ समझौता होगा। जैसे मनुस्मृति में जो भी नियम कानून बने वो महिलाओं को विशेषकर ध्यान रख के नहीं बनाए गए। महिलाओं को उसमें महिलाओं को आज़ादी नहीं दी गई कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो उस तरीके की चीजें होती हैं। तीसरा विधियां हम कहां बना सकते हैं? जैसे लोकतंत्र में। अगर एक डेमोक्रेसी है तो यहां पर क्या, यहां पर सब मिलकर विधियां बनाएंगे, सभी के हितों की रक्षा होगी। तो जो ये शब्द हम आ रहा है ना, ये शब्द हम, इसके मायने यही है कि ये संविधान किसी धर्म के विशेष लोगों ने नहीं बनाया, किसी जाति के विशेष लोगों ने नहीं बनाया, या कुछ विशेष लोग क्षेत्र के विशेष लोगों ने नहीं बनाया। ये धर्म, ये प्रस्तावना, ये संविधान भारत के सभी लोगों ने मिलकर बनाई है। तो शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो हम। अच्छा, अब इसको एक समझते हैं मुद्दा और इसके साथ में। हम जो है यानी कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। एक केस हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार या संसद भारत का कोई भी भूभाग किसी को भी देना चाहे तो वो हमसे बिना पूछे दे सकती है? सब प्रस्तावना तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। हुआ क्या, एक मामला बेरूबाड़ी वाद आपने सुना होगा। हुआ क्या, देश आजाद हुआ 1947 में। रेडक्लिफ एक उन्होंने विभाजन लाइनें बनाई, नक्शा बनाया। तो एक लाइन खींची गई भारत और पाकिस्तान विभाजन के बीच कि जिस लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहा, इन्होंने भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि कुछ क्षेत्रों में विभाजन को लेकर विवाद थोड़े बहुत चल रहे थे, वो ठीक से उस लाइन में बैठ नहीं पा रहे थे, इधर उधर दिक्कत हो रही थी। उन्हीं में से एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी का, जो पश्चिम बंगाल में आता था। तो समझौता ये हुआ कि एक नून समझौता एक चलता है, नून समझौता, नून एग्रीमेंट के तहत। ये फिरोज खान नून तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के थे और जवाहरलाल नेहरू के बीच ये समझौता हुआ ये कि हम करेंगे कि ये जो बेरूबाड़ी वो है इलाका पश्चिम बंगाल का, ये पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, जो बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। अब ये सारा खेल हुआ, लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? सुप्रीम कोर्ट इसलिए चले गए कि हम भारत के लोग, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा नहीं गया का मतलब जनमत संग्रह नहीं कराया गया। ये सवाल उठा कि क्या भारत की संसद भारत के किसी भूभाग को भारत की जनता से पूछे बगैर दे सकती है? तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो ये है कि दे सकती है। इसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो संविधान संशोधन की बात करता है। ये आर्टिकल हम आगे समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे इसको। लेकिन फिलहाल इतनी बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी वाद में ये कहा कि नहीं, भारत सरकार या भारत की संसद ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 368 में एक सामान्य संशोधन के माध्यम से। अच्छा देखिए, एक और तरीका, एक है आर्टिकल 3। ये क्या बात करता है? ये बात ये करता है, मान लीजिए भारत की संसद को यूपी का कुछ हिस्सा बिहार को देना हो, तब क्या जनमत संग्रह की बात चलेगी? नहीं। तब आर्टिकल 3 में, ये आर्टिकल 3 के तहत भारत सरकार, ये भारत की संसद ऐसा कर सकती है, भारत के भूभाग को इधर से उधर पलट सकती है, कुछ हिस्सा यूपी का बिहार को दे सकती है, बिहार का कुछ हिस्सा यूपी को दे सकती है। भारत सरकार आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। इसमें भी किसी तरह की जनमत संग्रह या इस तरीके की चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो पहला मुद्दा जो हम भारत के लोग ये प्रस्तावना से हम समझ रहे थे, पहला मुद्दा इसका ये है कि
हम और भारत के लोग, और इसका क्या अर्थ निकल रहा है। दूसरा जो मुद्दा प्रस्तावना को लेकर चलता है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, वो क्या है, वो ये है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये जो दो शब्द हैं, इनको प्रस्तावना से हटा दिया जाए। देखिए, दरअसल प्रस्तावना ये जो है, ये सब संविधान 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ। तब मूल संविधान में दो शब्द, ये जो आप देखते हो, पंथ निरपेक्ष, पहला शब्द पंथ निरपेक्ष, और दूसरा शब्द समाजवाद। मूल संविधान में ये दोनों ही शब्द नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, इमरजेंसी के दौरान इनको लाया गया, इसमें संविधान में इनको जोड़ा गया। अब बात ये चलता है, विवाद ये चलता है कि क्या इन दोनों शब्दों का, अक्सर बात समय समय पर इन पर चर्चा होती रहती कि इन दोनों को इस संविधान के मूल संविधान में थे नहीं, इसलिए इन्हें हमें हटा देना चाहिए, इन्हें प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। तो अब इस मुद्दे को भी हम समझेंगे थोड़ा सा। तो पहला एक शब्द है समाजवाद, है ना, पहला शब्द ये क्या है, ये आपका पहला शब्द है समाजवाद। एक शब्द दरअसल देखिए पूंजीवाद, है ना, एक शब्द है पूंजीवाद। अब दरअसल देखिए क्या है मामला पूरा, इसको पूंजीवाद को समझते हैं क्या है पहले, फिर हमें समाजवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक है ठाकुर दुर्जन सिंह, मान लीजिए ठाकुर दुर्जन सिंह के पास अच्छी खेती है ना, खेत है, ट्रैक्टर है, अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, और ये फसल बोते हैं, अच्छी पैदावार होती है, और सब मंडियों तक इनकी अच्छी पहुंच है, और अपने अनाज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही। लेकिन इसी गांव में, जिस गांव में ठाकुर दुर्जन सिंह हैं, उसी गांव में कुछ रामू भी हैं, कुछ श्यामू भी हैं, कुछ शिवलाल भी हैं, कुछ बरेदी भी हैं, ये लोग भी हैं। इनके पास न उतनी अच्छी ज़मीनें हैं, कुछ के पास तो ज़मीन ही नहीं है, वो ठाकुर दुर्जन सिंह की ज़मीनों पर ही काम कर रहे हैं, न इनके पास ठीक से जीविकोपार्जन के साधन है। अब इनकी लाइफ और ठाकुर दुर्जन सिंह की लाइफ, ये जीवन दोनों अलग अलग स्तर का है। इनका जीवन बहुत ही दयनीय किस्म का है। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इनको, ठाकुर दुर्जन सिंह को, अपना जो कमाई है, इनके आय का स्रोत है, कुछ हिस्सा इनको बांट देना चाहिए, ये जो अन्य लोग हैं गांव में, तब ठाकुर दुर्जन सिंह क्या कहेंगे कि जमीन मेरी, ट्रैक्टर मेरा, बीज मेरे, बाजार तक हमने, ये सारा क्रम हमने किया, ये सारी मेहनत हमारी, सारा सब कुछ हमारा, तो हम इनको कुछ क्यों दे दें। पूंजीवाद का जो मूल दर्शन है, पूंजीवाद का जो मूल दर्शन वो यही है। वो क्या है कि ये टैलेंट और कंपटीशन पे वर्क करता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर कौशल है, तो आप भी देखिए, बाजार है, बाजार खुला हुआ बाजार है, आप ये संघर्ष करिए, आप उसमें अपने टैलेंट, अपने स्किल को अपनाइए और आप ले जाइए। तो पूंजीवाद का कुल मिला के मामला ये है। दूसरा समाजवाद, समाजवाद क्या करता है, सबका साथ और सबका विकास। ये क्या करता है कि नहीं भाई, खेती जो है ना ठाकुर दुर्जन सिंह की, इसको ऐसा करते हैं कि ठाकुर दुर्जन सिंह के पास मान लीजिए 100 बीघे हैं। अब करना यह है कि कुछ इससे 50 बीघा लेके बाकी गांव के लोगों को दे दिया जाए, ताकि सबके साथ मिले। तो कुल मिला के देखिए मामला इतना, अगर एक शब्दों में समझना हो ना पूंजीवाद और समाजवाद को, तो कुल मिला के मामला यह कि संसाधनों पे किसका नियंत्रण है। पूंजीवाद में संसाधन पूंजीपति के नियंत्रण में होते हैं, और समाजवाद में संसाधन अर्थात उत्पादन के जो साधन होंगे वो समाज के या राज्य के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे इसको और एक उदाहरण से हम समझते हैं पूंजीवाद और समाजवाद को। मान लीजिए आप मॉल गए, ठीक, और मॉल में आपने देखा सीसीडी, या आप वहां गए स्टारबक्स, है ना, और वहां पर जब आप पहुंच रहे हैं तो आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, 500-600 की कॉफ़ी, आपको बता रहा है कि सर इटालियन कप में कॉफ़ी आ रही है, ये इसका टेस्ट है, ये है, वो है, ऐसी चीज़ें। अब आपने 500 पे किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से देख रहे हैं, वो पे नहीं कर सकते। ये उदाहरण किसका, ये पूंजीवाद का। क्यों? क्योंकि जो वो कॉफ़ी है स्टारबक्स की, वो हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति कॉफ़ी तो पीना चाह रहा है ना, दूसरे भी तो कॉफ़ी का स्वाद लेना चाह रहे हैं ना। अब समाजवाद क्या करेगा, समाजवाद करेगा कि एक कॉफ़ी हाउस बना देते हैं। क्या कर देते हैं,
एक कॉफी हाउस बना देते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि गांव के कुछ लोग बढ़िया दूध लाएंगे, कुछ कॉफी लाएंगे, कुछ लकड़ियों की व्यवस्था या कंडे की व्यवस्था कर देंगे या गैस की व्यवस्था कर देंगे। अब ये सामुदायिक रूप में कॉफी हाउस बन गया। अब यहाँ पर कॉफी बनेगी और जिसको चाहिए हर व्यक्ति यहाँ पर कॉफी पी पाएगा। ये पूंजीवादी है। स्टारबक्स में आप हर व्यक्ति कॉफी नहीं पी पाएगा। स्टारबक्स में कॉफी वही पी पा रहा है जिसके पास पूंजी है, जिसके पास धन है। यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है, सामुदायिक उससे चल रहा है कॉफी हाउस और हर कोई जिसको कॉफी चाहिए वो कॉफी पी रहा है। देखिए पूंजीवाद के साथ समस्या पता क्या है, पूंजीवाद के साथ समस्या ये है कि ये जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है प्रॉफिट मेकिंग, है ना। कई लोग बात करते हैं कि पर्यावरण की जो सबसे बड़ी समस्या है मुझे वो क्या है, मानव इतना ज्यादा भोगी विलासी होता जा रहा है कि पर्यावरण हम पृथ्वी को ही धीरे धीरे नष्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारे भोग इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते पृथ्वी नष्ट होती जा रही। तो पूंजीवाद यही करता है। पूंजीवाद करता क्या है, देखिए पूंजीवाद का एक सीधा सा सिद्धांत है, पूंजीवाद प्रॉफिट मेकिंग के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, कंपनी फोन बनाती है, आईफोन मान लीजिए एप्पल बना रही है, ठीक। अब उदाहरण के लिए ही मान लेते हैं हम, ये क्या है, ये मान लीजिए दुनिया है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 मान लिया हमने। अब क्या है, इनकी जरूरत कितनी आवश्यकता, अगर आईफोन की नहीं आवश्यकता होगी कितनी कंपनी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 100। इससे ज्यादा कोई आवश्यकता आपको दिख रही है नहीं ना। लेकिन अगर ये कंपनी 100 बना रही है, 100 बेच दिया, अब कंपनी बैठी हुई है, कंपनी को और भी तो चाहिए ना, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए ना। ये प्रॉफिट मेकिंग के प्रिंसिपल पर जो कार्य कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि अब हम, ये अभी तक नीड बेस्ड सोसाइटी थी, है ना, ये जो सोसाइटी थी ये नीड पे काम कर रही थी कि अगर भाई मुझे एक जोड़ी कपड़े की जरूरत है, 2 जोड़ी कपड़े साल में मेरा चल जाएगा, 3 जोड़ी ज्यादा से ज्यादा कपड़े हमें साल में चाहिए, तो हम एक बार के लिए कपड़ा खरीदते हैं। एक बार हमने खरीदा, पहना, फोटो खींची, डाल दिया, अब वो कपड़ा हमारे लिए बेकार हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम पहन चुके हैं, अब वो दोबारा हम किसी को दिखा नहीं सकते, उस पर फोटो नहीं खींच सकते। तो ये कर क्या रहा है, ये नीड बेस्ड सोसाइटी से ग्रीड बेस्ड सोसाइटी की तरफ ले जा रहा है। किधर जा रहा है, ग्रीड बेस्ड सोसाइटी। ये ट्रांसफर कर लोगों में नई इच्छाएं, नए भोग की इच्छाएं वो उत्पन्न कर, तभी तो इसका फायदा होगा ना। अन्यथा ये 100 आईफोन बना के बैठे। एक देवी जी का मैंने इंटरव्यू हाल फिलहाल में देखा था, वो कथावाचक हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना हर नया आईफोन चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे ही वो रिलीज हो रहा मुझे उसका नया वर्जन चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि नहीं, अब क्यों, कोई अगर कथावाचक है, कोई सन्यासी है, कोई संत है, तो क्या वो इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बात वहां नहीं फंस रही, बात ये फंस रही है, आपके पास एक आईफोन है मान लीजिए, ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई जरूरत है, ये नीड को आपकी पूरी कर रहा है। लेकिन फिर एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने किया ये कि वो आपके अंदर ग्रीड को जगा रहा है। वो क्या कर रहा है, नहीं, हर साल एक नया आईफोन आएगा और इसको आप चेंज करेंगे। इससे दिक्कत पता कहां है, हर आईफोन अपने पीछे कितना बड़ा पर्यावरण प्रदूषण और ये सारी चीजें लेकर आया, उसके पीछे की हिस्ट्री आप देखिए ना। एक आईफोन अगर बन रहा है, इसके पीछे की हिस्ट्री आप देखिए क्या है, वो कितना ही ई वेस्ट अपने पीछे जनरेट करके आ रहा है, कितने पोल्यूटेंट अपने पीछे जनरेट करा रहा। उसको बनाने में जिन रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है, जिन मेटल्स की जरूरत है, वो खदानों में निकाले जाते हैं। कितने ही ऐसे बच्चे उन पर कितने ही ऐसे बच्चे उन खदानों में काम करते और मरते हैं कितने। एक बड़ा अच्छा, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ स्टफ करके शायद बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें एक बड़ा अच्छा मामला था, उसमें लाइन ये थी कि अफ्रीका या बुरुंडी का बच्चा किसी खदान में काम करता है, तब जाके अमेरिका का कोई बच्चा बैठ के अपने कंप्यूटर में बंदूक से किसी एलियन को मार पाता है। तो ये बड़ी अच्छी लाइन थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी उस पर। तो क्या कर रहा है पूंजीवाद, पूंजीवाद कर यही रहा है, पूंजीवाद कर क्या रहा है, हमारे अंदर एक ग्रीड जैसी सिचुएशन पैदा कर रहा है। इसके अपने फायदे भी हैं पूंजीवाद, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से नुकसानदेह है। पूंजीवाद के अपने फायदे हैं। पूंजीवाद ने हमें चीजों की चॉइस जो हमें दी है, पूंजीवादों ने आज जो भी विकास हम देख रहे हैं वो पूंजीवाद की ही देन है। तो देखिए, अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो समाजवाद
एक अच्छा नजरिया है। अगर आप नैतिक रूप से देख रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से देख रहे हैं, सारी चीजों की तरफ से समाजवाद अच्छा नजरिया है। इस पर संसाधनों का नियंत्रण समाज पर होगा, संसाधनों का नियंत्रण इसमें समाज का होगा। दूसरा राज्य का होगा, समाज या राज्य आप कह लीजिए। दूसरा ये नीड बेस्ड प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये उपभोग की प्रवृत्ति को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें समाजवाद की हैं। लेकिन समस्या विवाद ये नहीं है, विवाद दूसरा है। विवाद क्या है? ये लाया कैसे जाए, समाजवाद लाया कैसे जाए। देखिए, इसको लाने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि जितने भी गांव में लोग हैं सारे मिलकर, जो माओवादी अपनाते हैं, गांव में सारे लोग मिलकर ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली पर हमला कर दें और लूट मारें। क्या करें? तमंचे पर डिस्को करवा दें कि जो अब क्रांति होगी तमंचे बंदूक की दम पर होगी क्रांति। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो भारत ने अपनाया वो क्या है? भारत ने दूसरा तरीका अपनाया विकास का, डेवलपमेंट का, कि हम समानता लाएंगे, हम लोगों को एक अच्छी, देखिए दो तरीके हैं, एक व्यक्ति अमीर है, एक गरीब है, ठीक, इसको भी हमें रिच बनाना है। इन दोनों के लगभग हम क्या करें कि इनके बीच की असमानता को समाप्त कर दें। तो दो तरीका है। एक तो हम क्या करें, ये जो अमीर है इसको हम बना दें गरीब, इसकी संपत्ति छीन लें और समाज में बांट दें। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे जो ये है ये इस तरफ आगे बढ़ सके। तो ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है? ज्यादा अच्छा तरीका तो ये है जहां पे हम डेवलपमेंट के माध्यम से जा रहे हैं। जैसे भारत ने यही तरीका अपनाया। जैसे हमने क्या किया, हमने सभी को शिक्षा दी। क्या क्या जरूरत हो सकती है, हमने सभी को शिक्षा दी जिससे माध्यम से वो क्या करें, ज्ञान अर्जित करें। हमने कितने ऐसे सरकारी स्कूल और सारे हर गांव में स्कूल्स खोले। दूसरा, शिक्षा तो मिल रही है लेकिन क्या भरपूर भोजन मिल रहा है? तब हम मिड डे मील लेकर आ गए कि भाई शिक्षा हो गई, ऐसा ना हो बच्चा पोषण का पूरा बच्चे को मिलने चाहिए ताकि उसके मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो और वो शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें ग्रहण करे। उसके लिए हमें उसका पोषण बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम मिड डे मील लेकर आ गए। अब क्या अगली दिक्कत होगी? अगली दिक्कत होगी अब कहीं बीमार हो गया तब इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम हॉस्पिटल्स खोल देंगे, सामुदायिक अस्पताल हम खोल देंगे गाँव में। अब क्या हुआ, हमने सारी चीज़ें दे दी। हमने क्या दे दिया? उसको शिक्षा चाहिए थी, हमने दे दी। उसको पोषण चाहिए था, हमने दे दिया। उसको हेल्थ भी चाहिए थी, हमने दे दी। अब जब ये सारी चीजें हमने दे दी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, अभी एक चीज और उसको चाहिए। वो क्या चाहिए? ये सारी चीजें हो गई, भाई बच्चा शिक्षित हो गया, पोषित हो गया, हेल्थ भी उसकी बहुत अच्छी। अब उसको आगे बढ़ाना, उसको अपना करियर बनाना है ना। तो जो लोग पीछे हैं उनके लिए हमने क्या कर दिया, अब हमने आरक्षण भी दे दिया। महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया, या बाकी और भी जो जातियां हैं, जिनको पिछड़ी जातियां हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, हमने दे दिया। ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक समाजवादी विचार है ना। जैसे भारत सरकार ऐसा करती रहती है। जैसे मनरेगा, एक काम अगर हमें चाहिए, हम मनरेगा जैसी योजनाएं किस उसमें आती है, इसी उसमें आती हैं सिद्धांत पे। सरकारी स्कूल हम सारा ये किस समाजवाद के सिद्धांत पर आ रहे हैं। सामुदायिक अस्पताल, अब आप कल्पना करिए एक अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत महंगा है, क्या हर व्यक्ति उस पर इलाज करा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हर व्यक्ति को इलाज की और स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है ना, तब उसके लिए क्या करेंगे, हमें ऐसे हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। तो अब जो तरीका समाजवाद का हम अपनाएंगे, जो भारत ने अपनाया है, वो तरीका वो नहीं है कि हम तमंचे की नोक पर डिस्को करवाएं या ठाकुर दुर्जन सिंह को लूट लें जाके। हमने जो तरीका अपनाया, हमारा जो तरीका है, वो तरीका ये है कि हम विकास के माध्यम से समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे। हम समाजवाद का कुल मिला के मतलब यह है कि समानता स्थापित करना, कुल मिला के समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उनका केंद्रीकरण एक पॉइंट पर हो जाए आके। ऐसा नहीं, उनका केंद्रीकरण एक पॉइंट पे ना होकर बंटवारा उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसाधन सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही है। तो अपने आप में जो एक अच्छा विचार है, समाजवाद अपने आप में एक अच्छा विचार, इसको लाने का तरीका जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बुक है मुझे इस पर याद आ गई, एक शायद राइटर का नाम है जेसन डब्ल्यू मूर। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक लिखी, बुक का नाम है कैपिटलिज्म इन द वेब ऑफ लाइफ। इसमें उन्होंने बताया, एक बड़ा अच्छा शब्द दिया है, वो शब्द है कैपिटलोसीन।
उस वर्ड में आप उन्होंने समझाया कि जो वर्तमान पर्यावरण समस्या, ये एक एनवायरमेंटल हिस्टोरियन है, उन्होंने समझाया कि जो पर्यावरण समस्याएं दरअसल वो एंथ्रोपोसीन का देन ना होकर कैपिटोलोसीन की देन है। आप बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा पूंजीवाद और समाजवाद का, और आपको थोड़ा सा चीजें पर्यावरण की दृष्टि से ये दोनों समझने में अच्छा आपको मिलेंगे। तीसरा शब्द जो है, जो अगला शब्द हम समझेंगे, जो बात चलती है कि पंथ निरपेक्ष, ये क्या मामला है। दरअसल एक शब्द इंग्लिश में चलता है रिलीजन, ठीक, फिर एक शब्द चलता है धर्म, फिर एक शब्द है पंथ। तीन शब्द हैं, एक है रिलीजन, एक है धर्म और एक है पंथ। अच्छा, इसको हम समझेंगे। दरअसल ये पंथ निरपेक्ष, एक चीज आप बताइए कि धर्म की आवश्यकता क्यों है हमें, क्यों होना चाहिए व्यक्ति के पास धर्म की जरूरत हमें क्यों। आज जब समाज वैज्ञानिक हो चुका है, हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, आज मनुष्य चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर जाने की बात चली, ये जितना हमारा विकास है, ये सारा का सारा विकास विज्ञान की देन है। आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो ऐसे में धर्म की आवश्यकता कहां पर पड़ रही है। आप ये सोचिए जरा, धर्म की आवश्यकता। देखिए, तीन लोग हुए जिन्होंने धर्म की जड़ें हिलाकर रख दी। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए, आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें तीन लोगों का जिक्र है। उसमें से पहले जो है जिन्होंने धर्म की जड़ें हिलाकर रख दी, डार्विन। दूसरे उसमें मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तीसरा उसमें जो थे वो सिगमंड फ्रॉयड, ऐसा आप लिख लेते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे धर्म की जड़ें हिलाकर रख दी। जैसे डार्विन से पहले क्या चलता था, डार्विन से पहले जो सिद्धांत चलता था वो चलता था क्रिएशनिज्म, है ना। क्रिएशनिज्म क्या मतलब हुआ, देखिए ये दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, ये मनुष्य इतनी, हमारी जो पूरी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही, तो जरूर इसे बनाने वाला कोई तो होगा, कोई तो ऐसी सुपर नेचुरल पावर होगी, कोई तो ऐसी पारलौकिक सत्ता होगी जिसने इस पूरे दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। जो डार्विन से पहले जो सिद्धांत चलता था क्रिएशनिज्म, वो बात दरअसल यही मानता था। वो क्या मानता था, वो यही मानता था कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिसने इसे बनाया। डार्विन ने क्या किया, डार्विन में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दी, है ना। डार्विन ने क्या दे दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये दे दिया उन्होंने कहा नहीं, बात जम नहीं रही कुछ, बात ये है नहीं। बात दरअसल ये है, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये जो मनुष्य है ना, दरअसल ये एक एवोल्यूशन का नतीजा है, एक क्रमिक विकास का नतीजा है। उन्होंने कहा इट इज बाय चांस दैट मड बिकेम कॉन्शियस। उन्होंने ये बात कही क्या, कि देखिए मैटर से, ये जो लाइफ है, ये कॉन्शियसनेस है, ये सारी मैटर से बनी हुई है। आपस में मैटर किसी खास स्ट्रक्चर में, किसी खास संरचना में जुड़े, जिससे लाइफ जैसी चीज का निर्माण हुआ है, जिससे लाइफ डेवलप हुई। ये बात डार्विन ने कही। इन्होंने, इससे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या कहा, दूसरा मार्क्स ने कहा, मार्क्स ने कहा धर्म जो है ना, रिलीजन इज लाइक एन ओपियम, धर्म एक अफीम की तरह है। ये लोगों को क्या करता है, इल्यूजन में रखता है, एक अलग कल्पना की दुनिया में ले जाता है। लोग अपनी कल्पनाओं में जीते रहते हैं, लोग एक अलग दुनिया में जीते रहते हैं, और इस चक्कर में उनकी जो वर्तमान समस्या है, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनकी समस्या है, उनकी समस्या है पॉवर्टी, उनकी समस्या है अच्छा पोषण, उनकी समस्या है अच्छी शिक्षा, उनकी समस्या है अच्छा हेल्थ। इन सारी चीजों को वो भूलकर ईश्वर, परमात्मा, इन सबके भजन और भक्ति में लगे, वो डूबे हुए हैं। वो देखिए, डार्विन ने बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आप, जब आपने कभी सोचा इस बात पे कि ये जो चर्च के घंटे घड़ियाल ये हमेशा शाम टाइम या रात में, ये शाम को वक्त ही क्यों बजते हैं, तो कारण है, एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह निकला काम की तलाश में, जब काम की तलाश में निकला, पूरा दिन भटकता रहा, उसे कोई काम नहीं मिला, थोड़ा बहुत कोई काम मिल गया। अब जब घर में आया तो देखा चूल्हा तक नहीं जला। वो घर में देखे कि विद्रोह की भावना होगी कि बच्चा उसका भूखा है और बीवी बीमार है, ये सारी चीजें हैं, उसके पास एक पैसा नहीं, विद्रोह जैसी भावना होगी। इतनी ही देर में घंटा बज गया कि ईश्वर का घंटा बजा, पूजा पाठ की बारी आ गई। अब जहां उसके विद्रोह का मामला हो सकता था, वहां तुरंत वो ईश्वर में चला गया और
भटक गया अपने वास्तविक मुद्दों से, वो कुल मिलाकर क्या हो गया, भटक गया। तो मार्क्स ने कहा ये तरीका है, ये तरीका पूंजीपतियों का तरीका है, ये तरीका साम्यवादियों का तरीका, ये तरीका उन धर्म के उन लोगों का है, ताकि जो संसाधन है जिनका केंद्रीकरण सिर्फ एक जगह हो रखा है ये बचा रहे, इसका कोई विरोध ना हो, किसी तरीके की क्रांति ना हो। इसलिए धर्म क्रांति को रोकने का एक माध्यम मार्क्स के अनुसार। तीसरा जो बंदा था वो कौन है, सिगमंड फ्रॉयड, है ना, सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड दरअसल फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माने जाते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी साइको एनालिसिस, और इनकी एक और बड़ी अच्छी पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इड ईगो और सुपर ईगो पर भी एक इनकी बड़ी अच्छी पुस्तक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दरअसल एक कंसेप्ट इन्होंने दिया। कंसेप्ट क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। थोड़ा सा हम समझते हैं कि धर्म की किस तरीके से इन्होंने जड़ें हिलाई। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्मों की जड़ें बिल्कुल हिला कर रख दी। इड मतलब क्या होता है, इड हमारा वो मन है जो एक बच्चा है, बिल्कुल जिद्दी है, एक जंगली टाइप का मन कह लीजिए। ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है मार्क्स के अनुसार। इसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरों के इससे क्या हो रहा है। जैसे मुझे हर साल नया आईफोन लॉन्च होते ही चाहिए तो चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो अपने पीछे कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना बड़ा पर्यावरण प्रदूषण ये खड़ा करके, कितना बड़ा ई वेस्ट खड़ा करके आ रहा है, कितने बच्चे उसकी वजह से ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पल पल उनकी मृत्यु को खतरा रहता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस चाहिए तो वो चाहिए। तो इड ये हमारा, अब ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए ईगो। ईगो क्या करता है, ईगो इसको कंट्रोल करता है। समाज को देखना होता है ना, ईगो को दरअसल समाज में अपनी इमेज बनानी होती है। कोई चीज ऐसा ना हो कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, समाज में हमारा सम्मान बना रहे, इस चीज का बड़ा ख्याल रखता है। तो वो पूरी कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि इड को कंट्रोल किया जाए। तीसरा जिसे सुपर ईगो उन्होंने कहा, नैतिक मन। नैतिक मन क्या, ये क्या करता है, ये अब जहां पर ईगो भी कमजोर पड़ जाएगा, दरअसल ईगो इन दोनों के बीच झूलता रहता है, जहां पर ईगो कमजोर पड़ जाएगा वहां पे वो उसको प्रेशराइज करेगा। और पूरा जो हमारा सुपर ईगो है, जो नैतिक मन है, दरअसल ये पूरा ये जो वैल्यूज, जो सिस्टम, ये पूरे धर्म के माध्यम से ये पूरा बनाया जाता है। तो फ्रॉयड का कहना है कि ईश्वर जैसी कोई कल्पना नहीं है, ईश्वर मनुष्य ने सिर्फ इसलिए बनाया, ईश्वर जैसी कल्पना हमने सिर्फ इसलिए करी ताकि हम अपने सुपर ईगो को मजबूत कर सके। सुपर ईगो को हम मजबूत इसलिए कर सके ताकि हमारे इड को हम कंट्रोल कर सके। ये फ्रॉयड ने व्याख्या करी है। तो अभी इन तीनों लोगों ने धर्म की जड़ें हिला कर रख दी। अब हुआ बड़ा कमाल का, पता क्या हुआ, डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी उसके बाद एक बड़ी भारी समस्या आई। समस्या ये आई, लोगों ने जब डार्विन को पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं, ईश्वर जैसा कुछ नहीं, धर्म जैसी कुछ नहीं, जो क्रिएशनिज्म जैसी थ्योरी कोई कुछ नहीं है, ये सारा कुछ एक एवोल्यूशन का नतीजा है। हुआ क्या, लोगों में एक फीलिंग आने लगी एनिमलिस्ट, सॉरी, लोगों में फीलिंग आने लगी एनिमलिस्ट। ये क्या मामला होता है, मामला ये होता है कि जब मेरा विकास बंदरों से हुआ है तो मेरी अपनी कुछ मूल प्रवृत्तियां होंगी, कुछ मूल इच्छाएं होंगी, इनको ज्यादा बल मिलने लगेगा। पूंजीवाद देखिए यही करता है। पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद आपके इड को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, आपके ईगो और आपके सुपर ईगो को कमजोर कर देता है। ठीक यही बात अब धर्म कर क्या रहा था, धर्म दरअसल कर ये रहा था कि हमारे जो जंगली मन है, हमारी जो प्रबल इच्छाएं हैं, जो अनैतिक इच्छाएं हैं, जो इड वाली इच्छाएं, उन सब पर धर्म कंट्रोल कर रहा था। जब धीरे धीरे थ्योरी ये आई, एक वैज्ञानिक चिंतन हुआ, तो लोगों ने माना कि नहीं, धर्म और ये सारी जैसी चीजें कुछ है नहीं, वो एनिमलिस्ट होने लगे। उनकी प्रवृत्तियां, जो उनके लोग, अब पूरे यूरोप में व्यभिचार जैसी समस्याएं फैलने लगी। अब इसका क्या तरीका ढूंढा जाए, तो एक तो तरीका ये कह रहा है कि धर्म की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है धर्म की आवश्यकता, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन की हमें जरूरत है। हम जो यहाँ पर भी है वो विज्ञान की बदौलत है। लेकिन नहीं, दूसरी जगह ये है कि धर्म भले, विज्ञान हमें बहुत अच्छी तकनीकें दे सकता है, विज्ञान हमें बहुत अच्छे जीवन दे सकता है, एक लग्जरी लाइफ दे सकता है, लेकिन जीने का नैतिक तरीका विज्ञान हमें नहीं सिखा सकता। जो वैल्यूज हमें चाहिए वो विज्ञान हमें नहीं दे सकता। वो कहाँ से आएंगी, वो धर्म के माध्यम से वैल्यूज आएंगी, जो धर्म को मानते हैं कि धर्म नहीं हटाना चाहिए। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है
एज अ मैन थिंकेट, जेम्स एलन ने शायद लिखी है, वो आपको पढ़नी चाहिए। उसमें क्या है, उन्होंने बताया कि हम वो हो जाते हैं जो हम सोचने लगते हैं। अब आप सोचिए, दरअसल एक व्यक्ति है, प्रूफ हो गया है कि वो एवोल्यूशन के थ्रू आया है, वो जानवरों जैसा ही हो, तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति कैसी होती जाएगी, वैसी ही तो होती जाएगी ना। वो हर भोग ज़्यादा ज़्यादा भोग करना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना चाहेगा। और वो क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सोचने लगा है, उसके दिमाग में एक साइंटिफिक चीज़ बैठ गई कि हम कोई दूसरे नहीं है, हम सब उन्हीं जानवरों या एक सोर्स से मिलकर आए। धर्म क्या करता है? धर्म हमें ऊंची वैल्यूज, ऊंची विचार देता है ताकि हम वो चीज़ें बनते रहें। तो मुद्दा ये था, मुद्दा क्या था? शब्द जो यहां पर आया है, एक धर्म आया है, एक शब्द है रिलीजन। तो पहले हम धर्म को समझते हैं। दरअसल भारत में जो धर्म की वो रही है ना परंपरा, धर्म को इसको जिन उससे वो किया गया है व्याख्या, जिससे जैसे धर्म का एक मतलब भारत में कर्तव्य है कि कुछ ड्यूटीज हैं व्यक्ति की। तो धर्म का मतलब क्या हुआ, उसकी जो कुछ कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करना। जैसे एक पिता का क्या कर्तव्य है, अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी शिक्षा दे, ताकि भविष्य में वो अपने अच्छे जीवन बना सके। दूसरा जो धर्म का अर्थ लिया जाता है, स्वभाव के रूप में लिया जाता है, नेचर, कोर, इसेंस के रूप में। जैसे अब मैं आपसे कहूं अग्नि का धर्म क्या है, अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है जलाना। अगर वो स्वभाव ही, वो उसका जो जलाने के वो मामला है, वही हटा लिया जाए, तब अग्नि का कोई वो औचित्य नहीं। जल का कार्य क्या है? शीतलता, स्वभाव, यही है ना। तीसरा आप अगर हम लेना चाहें धर्म को अगर हम तीसरे उसमें लेना चाहें, पहला हमने ले लिया कर्तव्य, दूसरा हमने ले लिया स्वभाव की धर्म, स्वभाव। जैसे अग्नि का, बर्फ ठंडी होती है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो ये सारा धर्म की जो व्याख्या हमने करी है, भारत में इस तरीके से धर्म की व्याख्या करी गई है। दूसरा जो मामला यहां पर आएगा, एक आ गया पंथ। दरअसल जो शब्द संविधान में है वो शब्द पंथ है। क्यों? क्योंकि धर्म तो दरअसल ये संस्कृति जैसा है हमारा ना, जीने का तरीका ये हमें सिखा रही है, ये नैतिकता, ये हमें नैतिकता दे रहा है धर्म, जीने का तरीका हमें बता रहा है। तो ये अलग कैसे हो सकता है? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरा जो शब्द है वो है पंथ। इसका क्या मतलब हुआ? पंथ को अगर हम ले लेते हैं तो इसके 3 मूल जो वो होते हैं, इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं। पंथ का जो है 3 मूल आधार है पंथ के। जैसे पहला एक किसी पारलौकिक सत्ता में विश्वास रखना। जो पहला है पारलौकिक, एक सुपर नेचुरल कोई है, सुपर नेचुरल बीइंग है कुछ, इस पर भरोसा रखना कि इस पर विश्वास रखना कि स्वर्ग जैसा कुछ है, नर्क जैसा कुछ है, ईश्वर जैसा कुछ है, एक विश्वास। दूसरा है ये जो पारलौकिक सत्ता है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, इसकी उपासना, इसकी पद्धति, इसकी उपासना करना, इसकी उपासना की एक पद्धति। तीसरा, अब इसी में आपका इनका एक कोई ग्रंथ आ जाएगा जिसके माध्यम से उनकी पद्धति होगी, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया। तीसरा क्या है? एक स्थल, जिस सुपरनेचुरल को हमने माना कि ऐसा कुछ है, हमारा विश्वास है, एक पारलौकिक सत्ता है, उसकी एक उपासना पद्धति है, और उस उपासना पद्धति की हम कहाँ पर करेंगे उनकी पूजा अर्चना, जो वो है एक स्थल, जैसे चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, ये सारी चीजें। तो जो संविधान में जिस तरह के पंथ की बात हुई है वो इस पंथ की बात हुई। दरअसल रिलीजन का जो, देखिए पूरी समस्या ये है ना, ये अनुवाद की ही है। आज तक इसका अनुवाद को लेकर बहुत सारी समस्या हो गई। धर्म का कोई इंग्लिश में सही अर्थ या सही ट्रांसलेशन हमें कभी नहीं मिला। तो ये जो सही, एक थोड़ा सा जो करीब मामला वाला है, ये पंथ इसका जो बैठ जाता है वो ज़्यादा सही बैठ जाता है। तो पंथ को हमने समझ लिया। तो संविधान में जो पंथ निरपेक्षता की बात हुई है वो क्या हुई है? वो इसी तरीके से पंथ निरपेक्षता की बात हुई है। अब हम एक चीज और समझते हैं, वो हम क्या समझते हैं? वो हम ये समझते हैं कि भारत में किस तरह का, देखिए पंथ निरपेक्षता के 2 तरीके हैं। एक तो एक तरीका हो जाएगा इसका निगेटिव तरीका, कि राज्य का ना किसी धर्म से कोई लेना देना ही नहीं होगा।
राज्य बिल्कुल तटस्थ रहेगा धर्म से, बिल्कुल न्यूट्रल, किसी क्या धर्म है क्या नहीं है, कुछ किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हमसे कोई लेना देना नहीं। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा तरीका ये हो गया जो भारत ने अपनाया है। भारत ने क्या अपनाया तरीका, जैसे एक कहानी सुनते हैं, हम एक कहानी समझते हैं। कलिंग का युद्ध हो चुका है, अशोक जो है थोड़ा सा, अब जो युद्ध में भयानक ये सब मारकाट हुई और लोगों की लाशें उन्होंने देखी, कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये सब देख के थोड़ा सा विचलित हुए और एक आंतरिक परिवर्तन आया, थोड़ा सा आध्यात्मिक होने लगे वो। तब एक 3 साधु उनसे मिलने आते हैं, एक बौद्ध, एक जैन और एक मान लीजिए आप सनातन धर्म का कोई भिक्षु उनसे मिलने आता है। अब वो तीनों ही सहायता के लिए आ रहे हैं अशोक के पास। क्या सहायता, सहायता ये कि आप हमारे धर्म को प्रोत्साहित करिए, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, हमारे धर्म को और ऊंचाइयों की ज़रूरत है, इसे और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तरह तरह की बातें कि कुल मिलाकर राजा हमारे धर्म को प्रोत्साहित करे और हमारे धर्म को सहायता दे, इससे क्या होगा, हमारा धर्म और लोगों तक पहुंचेगा। तो अशोक ने कहा अच्छा आप ये करिए, आप मेरे बगीचे में जाइए, हमारे बगीचे में पेड़ हैं 3, एक पेड़ है नीम का, एक पीपल का पेड़ है, एक आम का, आप तीनों लोग उसके नीचे बैठिए और कल हमें बताइएगा कि क्या अनुभव रहे और कौन सा पेड़ ज़्यादा अच्छा है। तो एक व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे बैठा, एक व्यक्ति पीपल के, एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे। फिर जब अगले दिन वो आए तो अशोक ने उनसे पूछा कि हाँ बताइए भाई कौन सा पेड़ ज़्यादा अच्छा है। तो जिस एक व्यक्ति बोल रहा भाई नीम का पेड़ ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया छाया भी दे रहा है और नीम आप खाएंगे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी अच्छी रहेगी। एक व्यक्ति बोल रहा पीपल बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहा है, उसके नीचे आप बैठिए और तरह तरह की बातें। तीसरा बंदा बता रहा है कि आम का पेड़ बहुत अच्छा है, आम क्या कर रहा है, लोगों को हमें बढ़िया स्वादिष्ट फल भी मीठे मीठे दे रहा है और छाया भी दे रहा है। सारी चीज़ें हुई, तीनों ने अपनी अपनी बातें बताई। अकबर ने कहा ठीक, अशोक ने कहा ठीक यही बात हर धर्म में, हर धर्म के पास अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं और हर धर्म की अपनी कुछ बुराइयाँ होंगी, लेकिन हर धर्म अपने आप में कुछ अच्छाइयाँ बटोरे हुए। तो मैं किसी एक धर्म को सहायता नहीं दूंगा, मैं सभी धर्म को समान दृष्टियों से देखूंगा और सभी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी धर्म को समान रूप से सहायता जरूरत पड़ने पर दी जा सके। ठीक यही तरीका भारत ने पंथ निरपेक्षता का जो सिद्धांत भारत ने अपनाया वो पॉजिटिव सिद्धांत प्रिंसिपल अपनाया है। क्या अपनाया कि हम हर धर्म को समान दृष्टि से देखेंगे, हम धर्म से तटस्थ नहीं, हम धर्म को समान दृष्टि से देख रहे हैं, हर धर्म को जरूरत पड़ने पर हम उसकी सहायता देंगे। जैसे छुट्टी, कोई भी छुट्टी त्योहारों में होगी तो वो सिर्फ ईद पर नहीं होगी, छुट्टी दिवाली पर भी होगी, छुट्टी नानक जयंती पर भी होगी, है ना, छुट्टी बौद्ध जयंती पर भी होगी। अब जैसे क्या है कि हर डिफेंस में क्या है ना, डिफेंस में पुजारी भी होते हैं, भर्तियां होती हैं, पुजारी हैं और मौलवी हैं, फादर हैं, सारे हर धर्म के वो जो पुजारी होते हैं वो सारे डिफेंस में आते हैं। तो भारत ने जो तरीका अपनाया, भारत ने तरीका ये अपनाया कि वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रहा है ना। तो ये तरीका, जैसे पहले हज सब्सिडी चलती थी वो अभी हटा दी गई है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें समझ में आई। अब मामला ये था कि इनको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। हटाया जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है सार्वभौमई केस में कि ये संविधान के मूल ढांचा हम अपने आप में पूरा समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके हिस्से हैं, तो अतः संसद इन्हें हटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो ये विवाद समय समय पर जरूर चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम इस तरीके से चीज़ें समझेंगे। मेरे ख्याल से लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, आज इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी की क्लास हम कल देखेंगे। धन्यवाद।